हमारी एपिसोड की शुरुआत में जोस्के कुछ से सहमत होकर कहता है अब वक्त आ चुका है कि हम इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ डालें। और तभी कुची बो एरो का जिक्र करते हुए कहता है और आखिर उस बो और एरो का क्या हुआ, जो सुनते ही जोस्के कहने लगता काफी अच्छा सोचा, जरूर इसने यहाँ पे आने से पहले उसे छुपा दिया होगा। मैं काफी ज्यादा जख्मी हो चुका हूँ, इसके कारण मैं अभी बो और एरो को नहीं ढूंढ सकता। कुची जोस्के को मना करते हुए कहता है जरा सोचो इस बारे में, मैं अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि तुम्हारे स्टैंड की हीलिंग एबिलिटी के कारण। अगर तुम गौर करो, अगर कोई और इस एरो का गलत इस्तेमाल करे तो ज्यादा चांसेस तो यही है कि अगली बार वो दोबारा सूरज को निकलते हुए ना दिखे। बिल्कुल इसी तरह वो फजूल में मारे जाएंगे। क्यों ना जोस्के फिलहाल तुम इधर ही बैठ के आराम करो, मैं इस पूरे घर में बो और एरो को ढूंढता हूँ। ये कहते हुए कुची उस एरो की तलाश में निकलता कि जोस्के उस दौरान अपने दिल में कह रहा होता है काफी हिम्मत वाला है, शायद इस बात का अंदाजा इसे खुद भी नहीं है। फिर मैं ये कहूँ हालात सख्त होने पे उससे भी सख्त होना पड़ता है, और ये सब फजूल में जाएगा अगर हम सही सलामत इस घर से बाहर ना निकल पाए। फिर जितना जल्दी हो सके हमें ये घर छोड़ के निकलना पड़ेगा। इस वजह से अब जोस्के भी उसके पीछे आने का फैसला कर लेता। देखते ही देखते अब जैसे ही वो लोग सीढ़ी चढ़ के द्वार से ऊपर आते हैं तो वो लोग एक रूम में दीवार पे बो और एरो को लटका हुआ पाते, और तभी उन्हें एक अजीब से क्रिएचर की ग्रॉलिंग की आवाज सुनाई देती। दिखने से यूं जाहिर हो रहा था किसी बीस्ट को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जी तो यहाँ पे काफी डरा हुआ था, और जोस्के उससे कहता है जैसे ही मैं 3 तक गिनूंगा तो तुम तुरंत से इस दरवाजे को खोल डालोगे, और इससे ही शायद वो डर के मारे पीछे हो जाए। इसके चलते ही मैं तुरंत से वो एरो की तरफ बढ़ते हुए उसे तोड़ डालूंगा। जोस्के की गिनती कंप्लीट होते ही जैसे कुची एक दमदार लात दरवाजे को मारने को जा होता है, यानी मौके पे वो अनजान क्रीचर जोस्के के पैर को कस के पकड़ लेती। जोस्के अपने स्टैंड का यूज करते हुए स्लाइमी क्रीचर के हाथ पे वार करता और कुची को बचा लेता। इसी बीच में वो क्रीचर बड़ी तेजी से एक कोने से दूसरे कोने में जाता, और जैसे जैसे वो उस कोने में जाके बैठता है कि उसका हाथ हील होने को लगता। ये देखते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसी में दूसरे दरवाजे से ओकियासु का भाई भी आ जाता। आते ही वो कहने लगता वैसे तो तुम्हें तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ना था, और मैं तुम्हें इतना जरूर बता दूं इसके पीछे काफी लंबी कहानी है, पर अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो ये मेरा फादर है। ये सब कुछ कहते हुए वो बो और एरो की तरफ भी बढ़ने लगता। मैं अपने फादर के लिए और स्टैंड यूजर्स को जमा कर रहा हूँ, ये बो और एरो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसके फादर से ही सहमत होके जो उसके ओकियासु के भाई से सवाल करते हुए कहता है तुम्हारे फादर को किसी किस्म की बीमारी है। इसके जवाब में ओकियासु का भाई कहता है बीमारी नहीं, मेरा फादर एकदम से ठीक है, खुराक भी बड़ी तोला करता है, अगर कोई मसला है भी तो ये मुझे नहीं पहचानता कि मैं इसका बेटा हूँ। इतना कुछ सुनने के बाद जोस्के आगे से कहता है तो तुम अपने फादर के लिए कोई ऐसा स्टैंड यूजर देख रहे हो जो उसे ठीक कर पाए। तो ओकियासु का भाई शुरू में तो मुस्कुराने लगता, जैसे जैसे वो इनकार कर रहा होता है वो रोना शुरू कर डालता। रोते हुए कहता है मैं इसके लिए कोई ऐसा स्टैंड नहीं देख रहा जो उसे ठीक कर पाए बल्कि उसकी जान ले पाए। हाँ मैं चाहता हूँ अब मेरा फादर मर जाए, मगर बदकिस्मती से दुनिया में कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो उसकी जान ले पाए। बस चाहता हूँ कि मेरी डैड की तकलीफ खत्म हो जाए। बचपन से खुद से वादा किया था मैं उसकी तकलीफ को खत्म करने के लिए हर कुछ करूंगा। इसके लिए मुझे बो और एरो की जरूरत है, वरना मेरा फादर तो हमेशा के लिए ऐसे ही जीता रहेगा। इसी तरह वो मजीद चिल्लाते हुए कहता है उसकी इस हालत का जिम्मेदार एक दियो नाम का शख्स है, उसने ही मेरे फादर के दिमाग में अपने सेल्स को इम्प्लांट कर दिया था। दियो का नाम सुनते ही जोस्के के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक बार जोस्के से दियो का जिक्र जरूर किया था। वो क्रीचर जस्ट बॉक्स को खोलता है। ओकियासु का भाई जोस्के हिगाशिकता को मजीद बोलता जोस्के अब मैं जो तुम्हें बताने को जा रहा हूँ इसका ताल्लुक तुमसे भी है। ये सब कुछ 11 साल पहले शुरू हुआ था 1988 में। दौरान मैं 11 साल का था, मेरा भाई 4 साल का। टोक्यो में रहा करते थे। ग्लोबल इकोनॉमी के कारण सबके स्पिरिट्स काफी जागे होते थे, सबके सिवाय मेरे फादर के, क्योंकि मेरी मदर बीमार होने के कारण मर गई थी। मेरे फादर का बिजनेस बस डूबता चला गया, ऊपर से कर्ज भी बढ़े जा रहे थे। सबसे बढ़ के उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो पागल, वो कुत्ता, वो कमीना हमें बिना किसी वजह से मारा करता था। चाहे जो मर्जी टाइम हो वो हमें हर वक्त ही मारा करता था। वो ये एक असली लूजर की मिसाल है। और एक दिन के बाद हमारे घर में पैसों की बारिश हुआ करती थी। सबसे बढ़ के हर एक कीमती सामान हमारे पास होता था। हालांकि हमारा फादर उस दौरान कोई काम धंधा वगैरह नहीं करता था। और थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे मालूम हुआ पागल बाप ने अपनी सोल को दियो के आगे बेच डाला था। ये उस दौरान एक अच्छे स्टैंड यूजर की तलाश में था। मेरा फादर एक अच्छा स्टैंड यूजर था भी, जबकि मुझे आज तक ये नहीं पता कि मेरे फादर के पास किस तरह का स्टैंड था। सबके बावजूद भी वो दिन और आज का दिन, जो वो दिन ऐसे याद है जैसे वो कल ही गुजरा हो। 2 बजे मैं स्कूल से घर लौट रहा था। मेरा भाई जमीन पे बैठा रो रहा था, तो मेरा छोटा भाई मुझे मेरे डैड के पास लेके गया। मेरा डैड अपने सर को पकड़ के जमीन पे लेटा हुआ था।
कह रहा था कि दियो मर गया, दियो हार गया। जब मैंने एम्बुलेंस को बुलाने का सोचा तो मेरे फादर ने मुझे मना कर डाला और कहा ये कोई बीमारी नहीं है, दियो के सेल की वजह से वो बदला था। उसने कहा फ्लैशबैक पागल हो गया है। लगभग 1 साल के बाद अब वो कुछ इस तरह से दिखता है। दियो जिम पे ट्रस्ट नहीं करता था तो दियो ने उन पे फ्लैशबैक लगाया होता था। दियो ने डैड के साथ भी यही किया। इस पे मैंने 10 साल लगा दिए। मैंने स्टैंड्स के बारे में जाना, मैंने जोतारो के बारे में जाना, फिर मुझे एक बूढ़ी औरत के बारे में मालूम पड़ा जिसका नाम इन्याबा था और उससे मैंने बो और एरो को हासिल किया। और धीरे धीरे मुझे ये बात तो मालूम पड़ ही गई थी कि मेरा डैड अब वापस पहले जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि दियो का सेल अब इसके सेल के साथ फ्यूज हो चुका है। और हर साल, हर महीना, हर हफ्ता और हर रोज पागलों की तरह इसी बॉक्स के पीछे पड़ा रहता है। अगर मैं से ये बॉक्स दूर कर डालूं तो काफी दिनों तक ये रोता रहेगा। उसे देख के मुझे नफरत हो जाती है, मुझे जिंदा रहने से ही नफरत हो जाती है। सब कुछ कहते हुए वो पागलों की तरह अपने फादर को मारने लगता। किसी भी जोस्के उसे कहता है ये तुम्हारा फादर है। तो सुनते ही ओकियासुका भाई उससे कहता है ठीक कहा, पर ये जितना मेरा फादर है उतना ये है भी नहीं। ये वो शख्स है जिसने दियो के आगे अपनी सोल को दांव पे लगाया। उसकी सजा आखिर इसे मिली गई। वैसे भी इस वक्त तुम्हें क्या पता कि मुझ पे कैसी बीतती है। मैं चाहता हूँ उसे बिल्कुल नॉर्मल मौत मिले। इसके मरते ही मेरी नॉर्मल जिंदगी की शुरुआत होगी। जो उसके नोटिस करता है कि उसका फादर किसी फटी हुई तस्वीर को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके जैसे उसके फादर की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने भी लगता है। यासुका भाई समझ रहा था कि वो एरो को लेने आ रहा है। इसके कारण वो लड़ने के लिए तैयार होता। तभी जोस्के अपना शाइनिंग डायमंड निकाल के एरो छीनने के बजाय उसका पूरा का पूरा बॉक्स तोड़ डालता। जैसे जैसे वो बॉक्स दोबारा अपनी शेप लेता है तो वो पिक्चर भी अपनी शेप दोबारा से ले लेती। जैसे जैसे वो अपनी शेप लेती है तो वो उनकी फैमिली पिक्चर होती है। इस सब के बाद जो उससे कहता है, गौर करने के बाद पता चला वो किसी पेपर को आपस में जोड़ना चाह रहा था। तो बस मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया था। पिक्चर को देख के उसके फादर के आंखों में आंसू आ जाते। देख के कुछ भी कहने लगता। आखिर इतने सालों से वो बॉक्स में सिर्फ इस तस्वीर के लिए घुसा रहता है। जरूर इस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर अंदर ही अंदर से उसकी मेमोरीज इसके साथ ही अटैच है। हालांकि ये सब कुछ पीछे से चुपके से ओकियासु भी सुन रहा होता। देखते ही देखते जोस्की कुछ ऐसा कहता है जिसकी उम्मीद उन दोनों को बिल्कुल नहीं थी। जोस्की उससे कहता है स्टैंड को ढूंढना छोड़ दो जो कत्ल करता हो, या इसके उस स्टैंड को ढूंढो जो उसे ठीक कर पाए। इसके लिए मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो सुन के दोनों के दोनों काफी शौक हो जाते। पर पहले वो एरो को मेरे हवाले करो, क्योंकि वो हिस्ट्री है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी, इतना कुछ सुनने के बावजूद भी, इतना कुछ महसूस करने के बावजूद भी, इतना कुछ देखने के बावजूद भी कि यासु का भाई वो एरो को वापस न कर रहा होता। क्योंकि यासु भी उससे आके कहता है बहुत हुआ, बस हमें रुक जाना चाहिए। कहते हुए वो आगे बढ़ते हुए मजीद बोलता, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर वो पहले जैसा नहीं दिखता। जरूरी यह है कि उसकी मेमोरी और उसकी सोल अभी तक उसी में ही है। ये कहते हुए वो उस बो एरो को पकड़ लेता। इस पे उसका बड़ा भाई गुस्सा भी हो जाता और गुस्से होते हुए कहता है इसके लिए मैं काफी जान ले चुका हूँ, रुकना बेवकूफी है। सबसे बढ़ के मैं तुम्हें अभी अपना छोटा भाई मानता भी नहीं हूँ। तुम्हारी भी जान लेने में मैं जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। इस सारी बातों में जोस्के किसी अनजान चीज को नोटिस करता है कि थोड़ी दूरी से उनको गूढ़ा होता। देखते ही देखते सर्किट में से एक अनजान स्टैंड निकलते ही वो उन पे वार करने को जा रहा होता है कि यासु का बड़ा भाई अपने छोटे भाई को एक दमदार पंच मार के साइड पे धकेल देता। ऐसा करते हुए इसी में उसकी खुद की जान चली जाती। उसके बड़े भाई का नाम लेते हुए कहता है कि जो निजुमोरा, जैसे ये बो और एरो मेरी हुई, इसी बो और एरो के कारण तुमने ही मेरे स्टैंड को अवेकन किया था। मुझे खुद ही कहा था कि स्टैंड मेंटालिटी पे काफी डिपेंड करता है। हाँ, मेरी ज़हनियत काफी बढ़ चुकी है। मेरा स्टैंड चिली पेपर आखिर यही वजह से काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। इससे पहले केची निजुमोरा उस कंपनी का यूज भी कर रहा होता। चिली पेपर उस पे कई तादाद में वोल्ट्स का यूज करता। उसका भाई भी इलेक्ट्रिसिटी में खुद भी बदलने लगता। वजह के कारण वो उसे अपने समेती आउटलेट में ले जाता। जैसे जैसे उसका भाई उसे मदद करने की कोशिश भी करता तो उसका बड़ा भाई उसे पीछे रहने के लिए कहता। उसके आखिरी अल्फाज ये होते हैं, यासु तुम्हारी वजह से मैं हर चीज में पीछे रहता हूँ। देखते देखते वो उसे अपने साथ आउटलेट में ले जाता। उसके तुरंत ही जोश के सीधा शीशा तोड़ते हुए बाहर आता। दिल ही दिल में कहता जरूर उसका यूजर, उसका स्टैंड ही हमें यहाँ से दिख रहा था। जैसे ओकियासु पर ही आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती कि वो अपने भाई को तारों पे लटका हुआ पाता। जो उसके भी ये देख के काफी चौंक जाता। ओकियासु कहता है मेरे भाई ने जो कुछ भी किया आज उसको भी उसकी सजा मिली गई। एनी मौके पे वो चिल्लाते हुए कहता, एनी मौके पे आखिर में उसने मेरी जान बचाई। उसके तुमने अपनी आंखों से देखा। जो उसके इसके जवाब में कहता है हाँ मैंने देखा, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचा लिया। उसी और हमें ग्लैंड होटल में जोतरो कुचो के बारे में दिखाया जाता है। इसी तरह जोतरो को भी चिली पेपर स्टैंड यूजर का फोन आता। जोतरो से कहता है क्या तुम जोतरो हो? इसके जवाब में जोतरो कहता है कभी तुम्हारी आवाज नहीं सुनी
आखिर तुम कौन हो? वो उसे कुछ बताए बगैर सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस मोड़ियों से निकल जाओ। जो उसके आगे से कहता है। अब जरा मुद्दे पे आते हैं। एक अजीब, एक अनजान गैर बंदा ये तुरंत से फोन करके कह रहा है कि इस टाउन से निकल जाओ। तो अगर तुम मेरी जगह पे अपने आप को रख के सोचो, तुम क्या करते हैं अगर मैं तुम्हें फोन करता और यही सब कुछ कहता? वो चिली पेपर यूजर सवाल को भी नजरअंदाज करते हुए कहता है, इससे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास बो और एरो है कि मैंने केजी ने जो मोरा से लिया है उसे मार के। हाँ, मुझे तुमसे भी कोई डर वगैरह नहीं लगता। मुझे तुम्हारे स्टैंड के बारे में सब कुछ पता है कि तुम वक्त को भी रुका सकते हो। हाँ, 1 से 2 सेकंड तक तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए सबसे पहले मैंने तुम्हें फोन किया। तो भी आगे से कहता है, या तुम भी एक स्टैंड यूजर हो? आखिर तुम क्या चाहते हो? आखिर तुम बोरो एरो का क्या करोगे? तो वो जवाब में कहता है, मैं तुम्हें कोई मुश्किल नहीं दूंगा और जोस्की को भी, जब तक वो अपने काम से काम रखे। ऐसे भी मुझे स्टैंड सिर्फ कुछ ही दिनों में मिला है, अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ मजे करूंगा, ना कि थकी हुई पढ़ाई और एंट्रेंस एग्जाम की परवाह करूं। सुनते जोतरो दोबारा से कहने लगता, हमारी बातों से जाहिर होता है कि तुम भी एक स्टूडेंट हो। ये बात उससे चुप जाती है और वो गुस्से से कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम ज्यादा देर रुके तो मैं तुम्हारी और जोस्की की जान ले लूंगा। इस समय जोतरो के फोन में एक तुरंत से इलेक्ट्रिक शॉक गुजरता। जोतरो भी फौरन से उस फोन को छोड़ देता। इसी तरह वो एक्सप्लोड कर जाता। थोड़ा सा जोतरो के मुंह पे कट भी लग जाता। आखिरी सीन में जोतरो आराम से कप ऑफ कॉफी पकड़ते हुए कुर्सी पे बैठ जाता। अपना फेवरेट डायलॉग मारते हुए कहता है, यार तसे। जो उसके अगले दिन स्कूल जा रहा होता है, वो भी ओकियासु से मिलता, जो कि उसके ही स्कूल जा रहा होता है। क्या बल्कि वो भी उसके घर ही आया होता। तक उन दोनों का घर भी काफी करीबी होता। तक वो जोस्की की मॉम से भी मिलता। जोस्की की मॉम उसे अंदर भी बुलाती। बीच में वो जोस्की से कहता है, तुम्हारी मॉम तो काफी हॉट है। हाँ यार, आज की एपिसोड इसी के साथ खत्म होती है।